हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ लिक्विड और आज हम बात करने वाले हैं बर्नौली प्रिंसिपल की। बर्नौलीज प्रिंसिपल यानी कि बर्नौली के सिद्धांत की हम बात करेंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने पढ़ी थी कि ऊर्जा जो होती है किसी लिक्विड यानी कि कोई तरल जब प्रवाह करता है तो उसमें तीन तरीके की ऊर्जाएं होती हैं। एक दबाव ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक दूसरी होती है हमारे पास प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं कि ये एक लिक्विड पाइप, इसके थ्रू एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। लेट अस कंसीडर ये टर्मिनल एक्स और ये टर्मिनल वाई है, जो कि H1 और H2 हाइट पर हमने रखा हुआ है। तो थोड़ा सा और नीचे बना लगे कि हाइट 2 कम है कंपैरेटिवली हाइट 1 से, ये वाई एंड ओ। ठीक है, यहाँ जब लिक्विड एंटर करेगा तो इस टर्मिनल का एरिया x1 A1 हो गया और इसका हो गया A2, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है A1 है और इसका A2 है। और यहाँ से जो लिक्विड यानी कि तरल जा रहा है वो V1 वेग से जा रहा है और जो तरल बाहर आ रहा है वो V2 वेग से बाहर आ रहा है। इस तरीके से कर दिया, डिफाइन कर। ठीक है, ये क्या जा रहा है, कोई लिक्विड यहाँ से एंटर हो रहा है और लिक्विड बाहर यहाँ से आ रहा है, यानी कि तरल यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से वो बाहर आ जा रहा है। तो बात करते हैं एक्स में लिक्विड एंटर करेगा, तो लेट द लिक्विड एंटरिंग at x with speed v1, v1। तो हम अगर बात करें एट 1 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड बी v1। तो x एक सेकंड में, अगर एक सेकंड की मैं बात करूं तो आपको पता है 1 मीटर पर सेकंड से अगर कोई चल रहा है, इसका मतलब 1 मीटर की दूरी 1 सेकंड में। 2 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई चल रहा है, इसका मतलब 2 मीटर 1 सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड में जितनी चाल होती है वही दूरी भी होती है ना, उतनी दूरी 1 सेकंड में चली गई। तो 1 सेकंड में ये जो तरल है ये कितनी दूरी चल रहा है, v1 दूरी चल रहा है। माना v1 मीटर पर सेकंड की वेग से तरल x में प्रवेश करता है और 1 सेकंड में तरल द्वारा तय की गई दूरी v1 मीटर है। चलिए फटाफट से नोट कर लें। तो अगर वर्क डन निकाला जाए, वर्क डन यानी कि कार्य निकाला जाए ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एक्स, एक्स में प्रवेश करते, एक्स में प्रवेश करने पर तरल द्वारा कार्य। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप एक उदाहरण के तौर पे ये समझ लीजिएगा, मान लिया P1 यहाँ पर दबाव है, तो हमें पता है कार्य कैसे निकाला जाता है, बल गुणा विस्थापन, है ना। बल गुणा विस्थापन, तो विस्थापन कितना है v1। बल कैसे निकाला जाएगा, तो आप सभी को पता है दबाव बराबर बल बटा होता है क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये निकलेगा प्रेशर इनटू एरिया। तो इस चीज को यहाँ पे लगा देते हैं P1 A1 और दूरी कितनी है यहाँ पर v1, 1 सेकंड में, है ना। तो हम कहेंगे वर्क डन ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट x इन 1 सेकंड। x में प्रवेश करने पर तरल द्वारा किया गया 1 सेकंड में किया गया कार्य, सेकंड में क्या गया। सिमिलरली अगर हम बात करें वर्क डन बाय लिक्विड
लीविंग y इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में तरल द्वारा y से निकलने पर किया गया कार्य। वो बन जाएगा वर्क बराबर प्रेशर टू एरिया टू इंटू वेलोसिटी टू। अब हम नेट वर्क डन निकाल दें। नेट वर्क डन, अगर हम कुल कार्य निकाल लें, नेट वर्क डन निकाल, नेट वर्क डन ऑन लिक्विड कि इस तरल पर कितना कुल कार्य बना। तरल पर कुल कार्य, तो तरल पर कुल कार्य बन जाएगा हमारा P1A1V1 माइनस P2A2V2। ये बन जाएगा हमारा कुल कार्य। नाउ हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत हम जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी, हमें पता है एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ये हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि जितना पानी x में आएगा उतना ही तो y से निकलेगा बाहर, है ना। तो एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया इंटू वेलोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, है ना। एरिया इंटू वेलोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो लेट m इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड। m का मतलब है तरल का द्रव्यमान, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तरल का घनत्व। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी बन जाएगा। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व। ये हमारा आयतन ही तो है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1V1 बराबर A2V2 बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। अब देखोगे तो उतना ही तो पानी एंटर कर रहा है, उतना पानी बन गया द्रव्यमान बटे घनत्व। इस चीज को उठा के कहाँ लगा देते हैं, कुल वर्क डन पे निकाल देते हैं, टोटल वर्क डन निकाल देते हैं। तो हमारे पास हमें मिलेगा नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन हमारे पास आ जाएगा P1A1V1 माइनस P2A2V2 था ना हमारे पास। क्या बन जाएगा P1M अपॉन रो माइनस P2M अपॉन रो। यानी कि हम बना सकते हैं कुल कार्य को बना लेंगे M अपॉन रो P1 माइनस P2, जिसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब हमारे पास क्या निकालनी है, हमने गतिज ऊर्जा निकालती है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा यहाँ पर निकालें काइनेटिक इन 1 सेकेंड एट x। तो काइनेटिक एनर्जी 1 सेकेंड में निकाला जाएगा तो बन जाएगा हाफ mv1 का स्क्वायर, यही बनेगा। और अगर y पे निकालेंगे एट y, काम करते हैं फर्स्ट के लिए फर्स्ट ले लेते हैं, y के लिए हम ले लेंगे 2, ये बन जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, वेग है। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पाइप का जहां पर एरिया कम हो रहा है, यानी कि इस ट्यूब का क्षेत्रफल जहां पर घट रहा है, वहां पर वेग ज्यादा होगा, यानी कि v2 ज्यादा होगा v1 से। कारण ये है क्योंकि a2 जो है वो छोटा है a1 से। जहां पर क्षेत्रफल कम होता है वहां पर वेग ज्यादा होता है, पानी बहुत। तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेक करें, यानी गतिज ऊर्जा में अंतर निकालें, हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा में इंक्रीज आ रहा है, यानी कि बढ़ जा रही है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हम इसको कह सकते हैं। तो वो हमारी निकलेगी, इंक्रीज हमारी निकलेगी K2 माइनस K1 से, यानी कि हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m
तो हम लिख सकते हैं हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस एम बाहर चला गया V1 का स्क्वायर, जिसको समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं। अब सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड एट x इन 1, 1 सेकेंड में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, यानी कि x में तरल की स्थैतिक ऊर्जा प्रत्येक सेकंड में तो निकल जाएगी P1 बराबर mgh1, और अगर मैं y में निकालूं y में तो P2 बराबर mgh2 बन जाएगी। अगर इन दोनों में हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा जो पाइप था वो इस तरीके से था, ऊंचाई कम हो रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक ऊर्जा में घटाव कितना आएगा, हम घटाव बोल सकते हैं, घटोतरी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे डिक्रीज बराबर हो जाएगा हमारा U1 माइनस U2, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या बोलते हैं, P1 नहीं मानेंगे, U1 मानते हैं, U1। तो U1 माइनस U2 हमारा बन जाएगा, यानी कि mgh1 माइनस mgh2, जिसको हम लिख सकते हैं mgh1 माइनस h2। हमारी बन जाएगी तीसरा समीकरण। चलिए फटाफट से यहाँ तक नोट कर लेते हैं, फिर सारी की सारी चर्चा दोबारा से आएंगे और बर्नौली प्रिंसिपल या सिद्धांत को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, वर्क डन निकाला, डेंसिटी निकाली, सब कुछ करके हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख ली, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख ली, स्थैतिक ऊर्जा में भी अंतर देख। अब अगर देखा जाए तो नेट इंक्रीज इन एनर्जी हम निकाल लेते हैं, कुल ऊर्जा में निकाल लेते हैं इंक्रीज इन एनर्जी, यानी कि ऊर्जा में कुल बढ़ोतरी। अगर हम ऊर्जा में बढ़ोतरी देखेंगे तो वो निकलेगा हाफ एम V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2, ये बनेगा हाफ एम V1 का स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ये हमारे पास नेट इंक्रीज आ गई। तो ये है हमारे पास कुल ऊर्जा, और हमने पहले समीकरण में देखा था कि कुल कार्य कितना है। तो पहला समीकरण हमने देखा था जिसमें हमने कुल कार्य निकाला था, आपने देखा होगा P1 माइनस P2 m अपॉन में रो, ये टोटल वर्क डन है। तो ये कुल ऊर्जा और ये कुल कार्य, टोटल वर्क इजिकल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी के बराबर आ जाएगा, यानी कि कुल कार्य कुल ऊर्जा में बढ़ोतरी के बराबर। हमने क्या देखा, हमने देखा P1 माइनस P2 m बट्टा रो इसके बराबर है हाफ m V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। तो यहाँ पर बन जाएगा P1 माइनस P2 m बट्टा रो, m को ले लो कॉमन, क्या ले लो, m को कॉमन ले लो,
m को आपने यहाँ से कॉमन ले लिया पूरे में से, तो ये बचेगा 1/2 2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर माइनस g h1 माइनस h2, m से m कट गया, p1 माइनस p2 1/रो बराबर हाफ v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर माइनस g h1 माइनस h, ये बन जाएगा। तो p1 माइनस p2 बराबर यह आ जाएगा, तो बन जाएगा हाफ रो, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, v2 का स्क्वायर हाफ माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर माइनस रो जी माइनस माइनस प्लस रो जी h2। गणित कहती है h1 एक तरफ कर दो, h2 एक तरफ, यानी कि 1 1 वाले एक तरफ कर दो, तो p1 ये 1 वाला इधर जाएगा, तो माइनस का हाफ रो v1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस का h1 इधर आके बन जाएगा प्लस का रो जी h1। यहाँ पर बन जाएगा p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो जी h2, बन जाएगा p1 प्लस हाफ रो 1 का स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर p2 हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो जी h2। अब ऐसे ही चलता रहेगा ये। अगर एक और छोटी सी ट्यूब हम इस तरीके से कर लेते, फिर यहाँ का एरिया कम कर लेते, फिर और कम कर लेते, इसकी हाइट अलग कर लेते, तो यहाँ का प्रेशर आता P3 प्लस हाफ रो V3 का स्क्वायर प्लस रो G3, इस तरीके से बन जाता। यानी कि ये समीकरण ऐसे ही चलता रहेगा सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। यानी कि दबाव ऊर्जा एकांक आयतन में, स्थैतिक ऊर्जा एकांक आयतन में और गतिज ऊर्जा एकांक आयतन में हमेशा इन तीनों का योग जो होता है वो कांस्टेंट, यानी कि कैसा होता है, नियत होता है। और ये नियत होने के कारण ही हमारी कहलाती है बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली का ये आपको पूरा प्रूफ करके आना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लें। तो ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, और ये एग्जाम में आपके आता भी है, पूछा जाएगा, और ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज बर्नौली प्रिंसिपल, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्यरत है या फिर बेस्ड है। ये था बेसिकली बर्नौली थ्योरम। अगली क्लास में इस पे करेंगे प्रश्न। आज की क्लास पे इतना ही।